बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और अन्य साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गर्ज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग थे। ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से मैं सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक 10 कदम ही चला होगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक ओर एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास और एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1-2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भारी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सिर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे? अचानक ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका। जो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूं। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो। वहां तक तुम अब चलते हुए शायद पहुंच न पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पास सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्म वेशधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में भाग कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहां भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की लेकिन वे ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, रामेश्वर और अर्जुन एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा गया। पहले उनकी बातचीत सिर्फ औपचारिक थी लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। उन्हें एक ही कमरे में ठहरना था जिससे वे आपस में काफी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मेरी चादर हट जाती तो रामेश्वर मुझे चादर ओढ़ा देता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? रामेश्वर ने कहा, मुझे करवट बदल बदल कर सोने की आदत है, चादर टिकती नहीं। रामेश्वर ने इस पर और कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह कुछ शांत दिखाई दिया। रात को सोते समय रामेश्वर ने मुझे जो बताया वह न केवल दिलचस्प था बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने न तो कभी सुना न ही कभी महसूस किया। यह बहुत कम देखने को मिलता है। यह विश्वास की बात थी। रामेश्वर ने कहा, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना मेरी दिनचर्या थी। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई विनोद की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहां देखा परिवार के सभी लोग मौजूद थे। विनोद जोर जोर से चीख रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर मां ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। विनोद चीखता और बेहोश हो जाता। विनोद की चीखें अब भयानक होने लगी थी।
कोई उसका सिर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे पूछा, बता कौन है तू? सुनकर विनोद गुस्से में भर गया। उसका सिर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर पूछा, बता कौन है तू? विनोद ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों की किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की जबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर पूछा, बता कौन है तू? कहां से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहां से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। विनोद ने अपना आपा खो दिया। वह उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे हसब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। विनोद के रोने चीखने से वहां अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी विनोद उसी तरह की हरकतें कर रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वह और भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गईं। ये वह विनोद नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वह हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वह शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? विनोद ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। विनोद कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वह विनोद नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नजारा जीवन में पहली बार देख रहा था। वह चीखना चिल्लाना, वह भयानक सी हंसी, वह दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर विनोद ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वह पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर विनोद फिर सभी को घूरने लगा। हमने फिर उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वह एक औरत की आवाज में बोला, मैं शाहरोल की हूं, मैं हूं तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वह दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल चुनरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ, यह सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला रामेश्वर। मैंने तुझे बताया नहीं? इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब विनोद को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। विनोद के साथियों ने हमें बताया, उस दिन विनोद के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक विनोद की तबीयत बिगड़ने लगी। विनोद ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही विनोद बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। विनोद कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वह बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था।
ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा ना देख पाया। उसके चेहरे पर कालिख के अलावा कुछ ना था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वह साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वह साया वहां नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। पर अब विनोद के हालात देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है मां। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और मां सिंगार का सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जैसे ही हमने सामान विनोद के आगे रखा, वह शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और विनोद के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव विन। यह कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी, बल्कि ये एक सचमुच की घटना है जो मैंने अपनी दादी से सुनी है और ये बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी और कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूं। एक गांव में एक औरत थी जिसका नाम रमा था। उसके कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया रामनाथ की पत्नी थी। उनकी शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन बच्चे न होने के कारण गांव वाले उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर वह मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचे। वह बातें करते करते रमा का हाथ देखने लगे और कहने लगे, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, सही कहा ना? रमा बोली, आपको कैसे पता चला? बाबा बोले, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। रमा ने पूछा, तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? बाबा बोले, तुम्हें भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बता सकता हूं। बाबा ने कहा, अमावस्या की रात को किसी ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ओ प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध लेना। तुम अवश्य एक पुत्र प्राप्त करोगी। इतना कहकर बाबा वहां से भिक्षा लेकर चले गए। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। रमा ने वही किया जो बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया। उसने सिर के कुछ बाल काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां फेंक रखा है। जब यह बात रामनाथ और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया यह सब और कैसे हुआ। यह घटना गांव के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई थी। जब रामनाथ घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी और बड़ी खुश नजर आ रही थी। रामनाथ ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? रमा पहले उसे ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं। मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी। कहने लगी, तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हाँ हाँ हाँ। वह फिर ऐसे हंसी, ये देखकर रामनाथ से रहा नहीं गया और उसने उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने की सोची, पर तलवार नहीं मिली।
जब वह पत्नी के बिस्तर के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब रमा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार किया, पर सोचा कि अगर अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वो वहां से चला गया। उस दिन से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से वह मरे हुए पाए गए। इन घटनाओं से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, रामनाथ रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात को उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया और देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादो गस्त की काली रात थी, चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात जाने क्या कयामत जाएगी। अचानक रामनाथ को एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया कि हो न हो यही सारी गांव की बर्बादी का कारण है। रामनाथ के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि ये कहां जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को